वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट है। इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने 6 चैप्टर में कवर किया है, जिसमें से पहले 3 चैप्टर को पहले पार्ट में पहले से ही कवर किया जा चुका है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने पहला पार्ट अब तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, ताकि आप इस डॉक्यूमेंट्री को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। Chapter number 4: The sinister secret, Predator's past and the police failure. जब पुलिस इकबाल को पकड़ने में विफल रहती है तो वो पूछताछ के लिए उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ से इकबाल का अंधेरा और पेचीदा अतीत उजागर होने लगता है। उसके परिवारजनों और जावेद के दोस्तों से उसके पर्सनालिटी के डिफरेंट ट्रेट्स के बारे में पुलिस को पता चलता है। उसका भाई जिया उल हक बताता है कि कभी कभी वह हमें रात के बीच में जगाकर लाइन में लगने के लिए कहता था। ऐसा लगता था जैसे कोई रूह उसे घेर चुकी हो। मुझे सच में लगता है कि बचपन में ही उसे किसी रूह ने पकड़ लिया था। पूछताछ में लाहौर पुलिस को इकबाल के समलैंगिक होने की बात पता चलती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे उसका पारंपरिक मुस्लिम परिवार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इकबाल अक्सर अपने परिवार को बताता था कि एक फेथ हीलर ने उसे चेतावनी दी है कि अगर उसे किसी महिला से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया तो गंभीर परिणाम होंगे। इस तरह इकबाल अपने समलैंगिक होने की प्रवृत्ति को अपने परिवार के सामने अप्रत्यक्ष रूप से रखता था। समय के साथ इकबाल में एक खौफनाक बदलाव देखा गया। जैसे ही उसने 20 की उम्र में कदम रखा, वो एक चालाक और शैतानी पीडोफाइल के लक्षण दिखाने लगा, जो छोटे लड़कों के प्रति अपनी नापाक इच्छाओं को उजागर करने लगा। राव नफासत, जिसे इकबाल का पता अल तहरीर मैगजीन में मिला था और जो उनके साथ पत्राचार करता था, ने इकबाल के समलैंगिक होने की पुष्टि की। मुझे आज भी याद है इकबाल कैसे लिखते थे, हरे, नीले और पीले रंग के मार्करों से। उनके खतों से एक अजीब सी खुशबू आती थी, जैसे उन पर इत्र छिड़का गया हो। इकबाल हमेशा हमें हमारे तस्वीरें भेजने के लिए उकसाता था और दिलकश इनाम देने का वादा करता था। वह अपने खतों के साथ 20 रुपए के नोट भी भेजता था, ताकि हम अपनी तस्वीरें उसे भेजें और उससे मिलने जाएं। इसके साथ ही उसने अपने तस्वीरें भी भेजीं, जिससे हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई थी। ब्रांडरेथ रोड के अपने मोहल्लों में इकबाल एक बाल शोषक, चाइल्ड प्रेडेटर के रूप में बदनाम होता जा रहा था। उसके परिवार को उसके बाल यौन उत्पीड़न के बढ़ते आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। रिजवान बाजवा, जो इकबाल के पड़ोसी में पले बड़े हैं, वो बताते हैं कि यह एक खुला राज था। सब जानते थे कि वह छोटे लड़कों का शोषण करता है। समय के साथ इकबाल और भी हिंसक होता चला गया। उसकी भूख और नापाक और बलात्कारी हो चुकी थी। 1990 में उसने 9 साल के एक लड़के को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज की गई, लेकिन उसने पुलिस और लड़के के माता पिता को रिश्वत देकर उस मामले को दबा दिया। इस घटना ने इकबाल और उसके भाइयों के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी। अब वे सभी उससे अलग होना चाहते थे। जब परिवार की संपत्ति का बंटवारा हुआ तो इकबाल को एक बड़ी रकम मिली। इस संपत्ति के बंटवारे के बाद इकबाल की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई। उसने एक भव्य घर बनवाया और मेटल वर्क्स की कार्यशाला खोली, लेकिन यहाँ भी उसकी रहन सहन ने एक अजीब मोड़ ले लिया। उसकी कार्यशाला, उसकी वर्कशॉप के लगभग सभी कर्मचारी नाबालिग लड़के थे, जिनमें से ज्यादातर घर से भागे हुए थे। इकबाल ने अपने दुष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन मासूम लड़कों को अपने जाल में फंसाया। जिया उल हक, इकबाल के भाई, बताते हैं कि उन्हें वो लड़के बहुत पसंद थे। उसने उन्हें खाना, रहने की जगह, नए कपड़े दिए और अक्सर उन्हें सड़क सफर पर ले जाता था। उन नाबालिग लड़कों में से एक था साजिद, जो जल्द ही इकबाल का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया।
आगे चलकर साजिद ने इकबाल के दुष्ट साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका दाहिना हाथ बन गया। इकबाल ने अपने घर के पास ही एक वीडियो गेम आर्केड खोला। जैसे चीनी की चाशनी पर मक्खियां मंडराती हैं, वैसे ही लड़के दिन भर वहां पर खींचे चले आते थे। इकबाल का भतीजा आवेश याद करते हुए बताता है कि वो बच्चों पर दिल खोलकर खर्च करता था। वो हमें पटाखे खरीद कर देता था। उसने तो हमारी तफरीह के लिए मछलियों का एक्वेरियम और सांपों का एक बाड़ा तक बनवाया। कुछ महीनों बाद 1 सितंबर की रात इकबाल ने एक मालिश करने वाले को बुलाया। इसके बाद क्या हुआ ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने उस 15 साल के बच्चे के साथ बलात्कार किया। आधी रात में उस लड़के ने चाहे खुद से या किसी और की मदद से इकबाल पर हमला किया, जिससे उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया और उसका जबड़ा टूट गया। पिटाई इतनी गंभीर थी कि इकबाल 20 दिनों तक कोमा में रहा। उसके बाद भी कई महीनों तक बिना सहायता के चल नहीं सकता था। उसकी व्यवसाय पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। उसका बैंक बैलेंस जल्दी ही इलाज के खर्च के कारण खत्म हो गया था। इसी कारण इकबाल अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रावी रोड के छोटे से घर में शिफ्ट हो जाता है। उसकी माँ ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने में मदद की। लाहौर पुलिस की पूछताछ अब खत्म हो गई थी, लेकिन जावेद इकबाल अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया था। पुलिस की नाकामी पर जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। Chapter number 5, A Killer's Return and the Diary of Darkness. लगभग 1 महीने तक पुलिस को चकमा देने के बाद 29 दिसंबर की रात इकबाल अचानक जंग अखबार के कार्यालय पर पहुंचता है। इकबाल पुराने फटे चप्पल के साथ कई दिनों तक बड़ी हुई दाढ़ी और धूल से सने कपड़ों के साथ अखबार के रिसेप्शन डेस्क पर आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का हत्यारा। उसकी ये घोषणा सुनकर वहां मौजूद हर कोई दहल गया। इकबाल ने पत्रकार के सामने 1 घंटे तक अपनी क्रूरता की कहानी को बयां किया कि कैसे उसने मासूम बच्चों की हत्याएं की, उसके शवों को ठिकाने लगाया। हर सब के साथ जैसे कमरे में ठंडक और शांति और भी ज्यादा गहराने लगी। इकबाल बताता है कि गिरफ्तारी से बचते हुए इस्लामाबाद के बाहर एक दरगाह पर फकीरों के बीच वो समय बिता रहा था। जंग अखबार के कार्यालय ने इकबाल को पुलिस के हवाले किया। तब तक पुलिस इकबाल के साथियों को भी गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस को इकबाल के घर से एक डायरी और पीड़ित बच्चों की तस्वीरें भी मिली थी। अगर इकबाल के अपने बयान पर यकीन किया जाए तो उसने बताया कि रावी रोड पर अपने इलाज के कुछ ही महीनों बाद जब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तब उसकी माँ की मौत ने उसे बच्चों से बदला लेने की आग से भर दिया। उसकी अपनी माँ ने उसकी गिरावट को अपनी आंखों से देखा और मौत से पहले जो दर्द सहा वो असहनीय था। उसने कसम खाई कि वह भी दूसरी माँओं को वही दर्द देगा जो उसकी माँ ने महसूस किया था। इकबाल अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने तय किया कि मैं 100 माताओं को उसी तरह रुलाऊंगा जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। इकबाल ने अपनी क्रूरता के काले अध्याय को दस्तावेज बनाने के लिए जिन बच्चों के साथ वो बलात्कार और जिन बच्चों की वो हत्या करता था, ये सब करने से पहले वो उन बच्चों की तस्वीर खींचता था। एक डायरी बनाता था जिसके अंदर वो अपने शिकार और वो उनसे कैसे मिला इसका वो विस्तृत ब्यौरा देता था। वो उन निर्दोष बच्चों के नाम, उनके चित्र और उनके साथ बिताए गए क्षणों के बारे में उस डायरी में लिखता था। Chapter number 6, The Trial of Javed Iqbal and a Shocking Sentence. इकबाल का मुकदमा एक ऐसा सार्वजनिक तमाशा बन गया जिसमें अदालत अक्सर लोगों से खचाखच भरी रहती थी। जनता का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि इकबाल को अदालत तक 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में ले जाया जाता था ताकि गुस्साए माता पिता उसे पीट पीट कर मार न डाले।
इकबाल का मुकदमा जज अल्लाह बख्श रांझा की अदालत में चल रहा है। पुलिस ने हत्या के संगीन आरोप दर्ज किए हैं, जिनमें जावेद इकबाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके 3 साथी सज्जिद और 2 नाबालिग मोहम्मद नदीम और मोहम्मद साबिर को भी इन्हीं आरोपों में दोषी बनाया गया है। इकबाल अच्छी तरह से जानता था कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस उसे छोटे मोटे अपराधी की तरह मारने पीटने की हिम्मत नहीं करेगी। अक्सर उसे इस बात का फायदा उठाते देखा गया। बुरहान बताते हैं कि एक दिन इकबाल ने जज से कहा कि मसूद अजीज, जो कि एक खतरनाक और कड़क पुलिस अधिकारी थे, उसे एक स्वेटर लाकर दें क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। एक और मौके पर उसने जज से कहा कि मौसम अच्छा है, इसलिए नान चना का इंतजाम करें। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर 100 बच्चों की हत्या का आरोप था, वह अदालत में असाधारण रूप से हंसमुख नजर आता था। मुकदमे की शुरुआत में महज 1 महीने के भीतर जज रांझा ने सुनवाई को बहुत तेजी से निपटाते हुए 16 मार्च 2000 को एक ऐसा फैसला सुनाया जो चौंकाने वाला था। ये निर्णय न केवल अभूतपूर्व था, बल्कि कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता था। फैसला सुनाते हुए जज बताते हैं कि इकबाल, जावेद और सज्जिद को मीनार-ए-पाकिस्तान पर फांसी दी जाएगी और उनके शवों को 100 टुकड़ों में काटकर तेजाब में घोलकर पीड़ितों के परिवारों के सामने नष्ट किया जाएगा। इकबाल और साजिद को सबसे कड़ी सुरक्षा वाले कोट लखपत जेल में भेजा गया। उनकी सजा के 1 साल बाद इकबाल और उसके साथी साबिर ने अपनी जेल में एक सनसनीखेज आत्महत्या को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार उन्होंने अपने कमीजों को फाड़कर रस्सियों के रूप में इस्तेमाल कर भयानक तरीके से फांसी लगाई। एक अंत जिसके पीछे कई सवाल खड़े थे। आज भी इकबाल का भाई और उसके वकील इस घटना को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनका दावा है कि इकबाल ने कभी किसी की हत्या नहीं की, बल्कि इकबाल ने बदनामी और पब्लिसिटी के लिए एक झूठी कहानी रची थी। उनका मानना है कि इन हत्याओं का केवल झूठा ढोंग किया गया था ताकि भागे हुए बच्चों के मुद्दे को समाज के सामने उजागर किया जा सके। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन 100 बच्चों में से किसी को भी आज तक पाकिस्तान में दोबारा नहीं देखा गया। जावेद इकबाल की कहानी एक गहरी और भयानक छाप छोड़ती है। इस डॉक्यूमेंट्री के साथ हम एक ऐसे दर्दनाक सच का सामना करते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय और मानवता के इस अंधेरे दौर में हमें कितना सजग रहना होगा। जावेद इकबाल की अमानवीयता की इस खौफनाक चित्रण ने हमें एक ठहराव और चिंतन की स्थिति में डाल दिया है। अब मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर जावेद इकबाल ने खुद के कुकृत्यों को लेटर के जरिए पुलिस और प्रेस के सामने क्यों उजागर किया और आखिर क्यों उसने खुद को सरेंडर किया। अगर आप इन सब सवालों के जवाब चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर सीरियल किलर की जो मेंटालिटी होती है उस पर चर्चा करूंगा, जिसमें इस टॉपिक पे भी कवर किया जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें और इससे अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और अगर आपको कहीं पर कुछ कमी लगती है तो उसे ज़रूर मेंशन करें। मैं जेन्युइनली उसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और लास्ट में ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोज़ के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।